माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेन दला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास, गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चालाकुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान
ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। मान्य सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम? नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1। मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के गोड़िया, कोकड़ा और वारली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है। और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने 5 प्रण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी। और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोध संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा। और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण,
संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी मान्य सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर पहुंचा रहे, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा को लेकर, मांग को लेकर हंगामा हुआ। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा दिखा। विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। प्रश्नकाल शुरू हो चुका था, लेकिन विपक्ष ने हंगामे की आवाज इतनी बुलंद की कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि स्पीकर ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप नोटिस दीजिए, जो बात करना चाहते हैं बात करने का पूरा मौका मिलेगा आपको। जिस मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं चर्चा का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन सदन की गरिमा का ख्याल रखें, नोटिस दीजिए, आपको भी पूरा मौका मिलेगा बोलने का। लेकिन विपक्ष एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं हुआ। स्पीकर ने साफ साफ पूछा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते, आप चर्चा नहीं चाहते, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते। और इन 3-4 सवालों के बाद स्पीकर ने सीधे ऐलान कर दिया कि सत्र की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नारेबाजी की। तो संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हुआ, लेकिन पहले ही दिन सियासी तापमान बहुत हाई नजर आया। एक तरफ सरकार कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में, तो दूसरी ओर विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, इथेनॉल समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति लेकर पहुंची है। इसी बीच कांग्रेस जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया, जिसके चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध मार्च के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों की आरपीएफ कर्मियों से झड़प भी हुई। भीड़ को काबू करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और सांसदों के सामने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें रख दी। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह आज सियासी घमासान चरम पर नजर आ रहा है। कार्रवाई से पहले की तस्वीरें देख लीजिए। आज से मानसून सत्र का आगाज हुआ है और दूसरी तस्वीर में जंतर मंतर पर सीजेपी का जमकर हंगामा, यहां लाठीचार्ज तक हो गया। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश में थे, पुलिस ने रोका, दौड़ने लगे।
रुक नहीं रहे थे सीजेपी के ये प्रदर्शनकारी, इन्हें मार्च करना था, लाठीचार्ज किया गया। तो ये दो अहम तस्वीरें, दो अहम खबरों के साथ ये देखिए, जब जमकर बवाल हुआ जंतर मंतर पर, सीजेपी ने जमकर हंगामा किया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी थी, इन्हें रोकने को लेकर रोका गया और आज से मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। सत्र की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने इतना बवाल काटा, जमकर हो हंगामा किया। यहां पर विपक्ष ने प्रश्नकाल शुरू होते ही, या आप यूं कहें कि प्रश्नकाल शुरू होने से पहले से ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल शुरू करने से पहले और बाद में 2 दफा स्पीकर की ओर से विपक्ष को समझाने की कोशिश की गई कि आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने के लिए, नोटिस दीजिए, जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं बात कीजिए, प्रश्न पूछिए, जवाब मिलेगा, लेकिन सदन की गरिमा का ख्याल रखें। विपक्ष 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ, आवाज और बुलंद होती चली गई और प्रश्नकाल शुरू होने के कुछ ही मिनटों में स्पीकर को लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आसार पुरजोर थे कि हंगामेदार रहेगा सदन के भीतर भी ये मानसून सत्र और सदन के बाहर भी हंगामा कम नजर नहीं आएगा। ऐसे में सीजेपी का यह फैसला कि आज ही वो संसद की ओर कूच करेंगे, मार्च निकालेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए चेतावनी। और दिल्ली पुलिस ने पुरजोर तैयारी की, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की, अतिरिक्त फोर्स तैयार किए। नेहा धवन बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस से गुलशाद अली चौहान के साथ जुड़ने की हमारी कोशिश है। नेहा धवन से शुरू करते हैं, बहुत स्वागत है मैम। जी अनामिका, धन्यवाद। नेहा जी, आज जो कुछ भी रहा, जैसे कि ये मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा, इसके आसार तो थे, लेकिन शुरू होते ही स्थगन तक पहुंच जाएगा, ये नहीं सोचा था किसी ने। देखिए अनामिका जी, हमेशा यही बात रहती है विपक्ष की, जिस तरह से संसद का सत्र हो या राज्यों की विधानसभाओं का सत्र हो, जहां जहां कांग्रेस जो है वो विपक्षी पार्टी के रूप में है राज्यों में और केंद्र में तो है ही, देखिए वहां हमेशा यही बात रहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति बहुत अच्छे से करना जानते हैं। संसद का सत्र जो है वो मानसून सत्र चल रहा है, आज से शुरू हुआ है, 13 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में बहुत से महत्वपूर्ण फैसले जो है वो भारत की सरकार को लेने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेने हैं। लगभग 19 बैठकें जो है होने की संभावनाएं हैं और महत्वपूर्ण बिल, महत्वपूर्ण संशोधन जो है उन पर कार्य होना है। लेकिन विपक्ष की इस रणनीति के कारण हमेशा जो है वो समय का दुरुपयोग होता है। मुझे लगता है कि सदुपयोग करने की बजाय विपक्ष इतने हंगामे करने की कोशिश करता है, इतने हंगामे करता है कि पहले ही दिन अभी सत्र शुरू ही हुआ है और उसे स्थगित करना पड़ा। जिस तरह से नारेबाजी है, देखिए एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को चलने, जब ये सत्ता में थे, जब कांग्रेस सरकार में थी, तब भी तो इस तरह के संसद के सत्र चलते थे, लेकिन जब हम विपक्ष में थे तो हम एक संयमित भूमिका में रहते थे। हम जितने, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है, तब से लेकर संसद के आप क्रियाकलापों को देख लीजिए कि किस तरह से विपक्ष ने कार्रवाई को रोकने के लिए, संसद के समय को नष्ट करने के लिए कितनी कार्रवाई की है। और हमारे कार्यकाल को देखिए, आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा, बिल्कुल स्पष्ट लोगों को भी ये अंतर नजर आएगा कि किस तरह से विपक्षी पार्टी के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो भारत के देश की सरकार को काम करने के लिए हम कितना स्पेस देते थे। लेकिन अब जब विपक्ष कांग्रेस के रूप में है और इंडी गठबंधन के रूप में है, तो अपने एजेंडाज को लेकर, एक गलत नैरेटिव सेट करने को लेकर देश के लोगों के सामने एक गलत धारणा, गलत विचार प्रस्तुत करने के मंशा से इस तरह से विपक्षी जो है वो संसद के गलियारे से लेकर, संसद के बाहर से लेकर, जिस तरह से आप कह रही थी कि संसद के बाहर से लेकर संसद के गलियारे और अंदर सत्र के बीच में भी किस तरह से कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और किस तरह से कार्रवाई को रोकने का काम करते हैं। एक प्रक्रिया रहती है कि आप जब प्रश्नकाल चल रहा है तो जब समय आपके पार्टी के लोगों को मिलेगा बोलने के लिए, जब सांसदों को मिलेगा विपक्षी पार्टी के, तो उसमें अपनी बात रखें।
मर्यादा होती है संसद की, उस मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम ना करें। आप देखिएगा अभी तो सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है, 13 अगस्त तक देखिए कि किस तरह से स्पीकर साहब को बार बार हिदायतें जारी करनी पड़ेंगी। और जब पानी फिर से ऊपर चला जाता है, तो जब किसी भी सांसद के निलंबित करने की बात आती है या उन्हें कुछ टाइम के लिए संसद में ना बैठने की बात, कोई प्रस्ताव पास होता है, तो फिर इनके हंगामे फिर शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मर्यादित ढंग से विपक्ष को जिस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए, वो आज तक हमें 2014 के बाद से कभी भी देखने को नहीं मिली। और इसी बात के कारण ही जो आज हम तुष्टीकरण की राजनीति की बात विपक्ष पर डालते हैं, वो यही कारण है कि सत्र को नियमित रूप से, एक संगठित रूप से और एक जो सही प्रक्रिया है उस रूप से चलने दीजिए। विपक्ष को पूरा समय दिया जाता है। उनकी पार्टी में जब हम विपक्ष में थे तो हमें इतना समय नहीं मिलता था, लेकिन हमारे कार्यकाल में तो संसद के जो समय है वो भी बढ़ा है, विधानसभाओं के सत्र का समय भी हमने बढ़ाया है। और जब कार्य के लिए समय बढ़ा है तो वो कार्य होना चाहिए, उचित समय पर उचित काम होना बहुत जरूरी है। हंगामे करिए, हमने मना नहीं किया, आवाज उठाइए, हमने मना नहीं किया। आप जो भी विशेष मुद्दे उठाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, आप उठाइए। एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप हमारे सामने आइए, अपनी बात को रखिए और जो भी बात आपकी मानने की होगी वो सरकार मानेगी भी। लेकिन हंगामा खड़ा करना ही केवल मकसद नहीं होना चाहिए। केवल और केवल मीडिया बाइट्स के लिए आप हंगामा नहीं करें, केवल और केवल लोगों को एक गलत नैरेटिव देने के लिए हंगामा मत करिए, समय नष्ट करने के लिए हंगामा मत करिए। सीजेपी वाले कह रहे हैं मैम कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि अब ये लीक वाली तस्वीर बदलनी चाहिए। सोनम वांगचुक ने तो 3 शर्तें रख दी है मैडम आप लोगों के सामने। वो कह रहे हैं कि सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल को जाने दीजिए संसद तक, और पेपर लीक की जिम्मेदारी लीजिए, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लीजिए, आज अनशन खत्म कर दूंगा, पोस्ट किया है बकायदा सोशल मीडिया पर वांगचुक ने। इस पर क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं इस बात पर जवाब दूंगी अनामिका जी। अगर जिम्मेदारी पेपर लीक की नहीं ली होती तो जिस तरह से नीट का दोबारा परीक्षा करवाई गई, जिस तरह से बच्चों को, जो युवाओं को जो जिस भी संकट का सामना करना पड़ा, उनसे फीस दोबारा नहीं ली गई, उनके लिए पूरे प्रावधान कराए गए, सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाया गया, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की समिति की जो सिफारिशें थी उनको माना गया, नकल पर नकेल कसने के लिए और पेपर लीक के जो संगठित गिरोह हैं, इस अपराध को खत्म करने के लिए जिस तरह से कानून बनाए गए, अगर हमने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली होती तो ये प्रावधान मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नहीं करते। ये जिम्मेदारी ली है, इसीलिए ही दोबारा से एक सफल प्रयास हुआ और एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, उसका तो रिजल्ट भी आ चुका है। अगर जिम्मेदारी लेना केवल और केवल इस्तीफे की बात नहीं है, कोई भी छोटी सी घटना हो रही, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इस तरह की मांग विपक्ष उठाता है, उठाता रहे, लेकिन जिम्मेदारी ना लेने की बात तब आती जब हम इस विषय में कोई ध्यान नहीं देते, उस विषय को सॉल्व करने के लिए कोई कड़े से कड़े प्रावधान नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का केवल एक ही लक्ष्य है, जीरो टॉलरेंस का, और इस पर कार्रवाई करते हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे कायम करते हुए, पेपर लीक में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया चल रही है, और जो लोग भी, चाहे वो उच्च अधिकारी क्यों ना हो, जो भी संलिप्त पाए गए और पाए जाएंगे आगे भी प्रक्रिया में, उन सब पर कड़े कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का जो मादा है वो केवल और केवल मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही संभव हो पाया है और आगे भी होगा। देखिए हमने पूरी तरह से इस विषय पर नकेल कसना, इसको जड़ से खत्म करने की बात पर हमने जो है आगे प्रावधान किया है, और जितने भी विपक्ष जो वांगचुक मांग रहे हैं वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो इस पर बैठकर बात की जा सकती है। मैम कोई बात करेगा वांगचुक से? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अनामिका जी तब आती है कि जब विपक्ष इस मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहे, इसको हल करना चाहे। केवल मैं फिर से वही लाइन कहूंगी कि केवल हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है, इसके अलावा कुछ। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद नेहा जी, बहुत धन्यवाद आपका कि वक्त दिया आपने इस तमाम बातचीत के लिए।